आखिरकार क्या हुआ जब इजिप्ट पहुंचा मार्क स्पेक्टर? क्या लायला बचा पाएगी अपनी जान? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेब क्रेज में। और आज हम फिर एक बार हाजिर हैं मूनलाइट के एपिसोड 3 के साथ, और मैं हूं आपके साथ इशिका। जो ये एपिसोड अब बहुत सारे खुलासे करता हुआ नजर आएगा, जहां लायला के बारे में हमें पता चलता है कि वो अपने ही देश इजिप्ट से भाग गई थी 10 साल पहले, क्योंकि वो तस्करी करती है कुछ ऐसी एंशिएंट चीज़ों की जो कि मकबरों से मिली होती है। जिसके साथ ही मार्क स्पेक्टर जो होता है वो भी अब कायरो यानी कि इजिप्ट पहुंच चुका है। वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार आर्थर जो है वो कहाँ खुदाई कर रहा है आमिट की मूर्ति के लिए। जहाँ आर्थर भी अब आमिट की मूर्ति को पाने के लिए अब वहां तक पहुंच चुका होता है, क्योंकि स्कैल्प की मदद से उसे मकबरा मिल जाता है। जहाँ दूसरी तरफ जब मार्क एक लड़के से जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आर्थर कहाँ खुदाई कर रहा है, तो वो लड़का अपनी जान दे देता है और फिर मार्क स्पेक्टर को उसका पता नहीं मिल पाता है। जिसके बाद खोंशू जो होते हैं अब एक चाल चलते हैं सारे देवताओं की जो अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए, जिससे जो देवताओं की सभा बिठाई जाए और फिर उनमें आर्थर का जुर्म बताया जाए कि किस तरीके से आर्थर आमिट की मूर्ति की खुदाई कर रहा है। जहां अब खोंशू जो होते हैं वो सूर्य ग्रहण लगा देते हैं, जिस वजह से सारे जो देवता होते हैं उनको आने पर मजबूर होना पड़ता है। जिसके साथ ही जो अब खोंशू होते हैं वो उस सभा में आर्थर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो आमिट की मूर्ति को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आर्थर झूठ बोल देता है अब, और ये कह देता है कि खोंशू एक झूठा है, एक मक्कार है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था, मैं जब उनका अवतार था तब भी वो यही करते थे और सिर्फ सभा का जो टाइम है वो वेस्ट किया करते थे। और इस वक्त जो उनका अवतार है मार्क स्पेक्टर, वो तो दिमागी तौर पे बीमार ही है। जहाँ जो देवता होते हैं मार्क स्पेक्टर से बात करने की बात करते हैं, और जब मार्क स्पेक्टर से बात की जाती है तो मार्क स्पेक्टर भी यही कहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर दो शख्सियत है। जिसके बाद जो सभा होती है वो बर्खास्त हो जाती है और आर्थर को बरी कर दिया जाता है। लेकिन उन देवताओं के बीच में एक अवतार होती है हाथर की, जिसका नाम होता है यत्सेल, और अब वो मार्क स्पेक्टर की मदद करती हुई नजर आएगी। जहाँ वो मार्क स्पेक्टर को बताएगी कि अगर आमिट की मूर्ति का मकबरे का अगर पता जानना है तो सबसे पहले सेनफू की मकबरे को ढूंढो। सेनफू एक सिपाही था जिसे ये पता था कि आमिट को कहाँ छिपाया गया था, कहाँ गाड़ा गया था, क्योंकि आमिट जो थी उसे छिप कर गाड़ा गया था। और आमिट के जो भक्त है वो सारी दुनिया में छिपे हुए हैं, सारी दुनिया में फैले हुए हैं, इसलिए आमिट के मकबरे का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सेनफू का मकबरा मिल गया तो फिर आमिट का मकबरा भी मिल जाएगा। जिसके साथ ही अब जो मार्क स्पेक्टर होता है वो सेनफू के मकबरे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। और लायला जो होती है वो भी अब वहाँ पहुँच जाती है, कायरो पहुँच जाती है, और अब लायला ही सेनफू के मकबरे तक पहुँचाएगी मार्क स्पेक्टर को। जहाँ एक आदमी है मागोट, जिसने सेनफू के मकबरे को खरीदा होता है, क्योंकि लायला ने ही कुछ साल पहले सेनफू के मकबरे को मागोट को बेच दिया था। जिसके बाद मागोट के पास जब वो लोग पहुँचते हैं तो सेनफू के मकबरे से उन्हें एक पहेली मिलती है जो कि आमिट के मकबरे तक पहुंचाएगी। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि मागोट समझ जाता है कि वो लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करे और शायद सेनफू के मकबरे से कुछ ना कुछ चुरा लेंगे। जहां मागोट जो होता है अब लायला को और मार्क को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत अफरा तफरी मच जाती है और वहाँ पर आर्थर भी पहुँच जाता है। और फिर वो मागोट को अब अपनी छड़ी से एक करिश्मा दिखाता है देवताओं की शक्तियों का। तो मागोट जो होता है अब वो थोड़ा सा अचंभित सा हो जाता है आर्थर की उस शक्ति से, और फिर आर्थर जो होता है एक चिंगारी से जगा कर जाता है। वो चिंगारी से जगाता है लायला और मार्क के बीच में लड़ाई करने के लिए, क्योंकि लायला के पिता का कत्ल शायद मार्क के हाथों से हुआ है। ये बात का हिंट वो अब दे देता है लायला को। जहाँ बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है। मार्क और लायला जो होते हैं अब सेनफू के मकबरे में से उस नक्षत्र का, क्योंकि एक कपड़ा है सेनफू के मकबरे में जो कि एक ऐसा नक्षत्र बनाता है जो कि आमिट की मूर्ति कहाँ पर है, उनको कहाँ गाड़ा गया था, उसका रास्ता बताएगा। उसे पाने के लिए अब मागोट के आदमियों से बहुत अफरा तफरी होती है, बहुत लड़ाई होती है। लेकिन फाइनली जो मार्क और लायला होते हैं उस नक्षत्र वाले कपड़े को पा लेते हैं। वो एक जगह जाकर रुकते हैं जहाँ पर आर्थर और उसके आदमी जो होते हैं वो भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। बहुत कोशिश करता है मार्क उस नक्षत्र को बनाने की, लेकिन उससे नहीं बन पाता है, क्योंकि नक्षत्र बनाने का जो खेल होता है वो सिर्फ स्टीवन को पता होता है। और फिर ना चाहते हुए भी खोंशू के मना करने पर भी मार्क को स्टीवन को अपने पर हावी होने देना पड़ता है, और फिर स्टीवन आकर उस पूरे नक्षत्र को बना देता है। लेकिन फिर एक बार गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये होती है कि वो जो नक्षत्र बना होता है वो 2000 साल पहले बनाया हुआ होता है, और अब का आसमान वैसा ही लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तारे हमेशा अपनी जो है जगह को बदलते रहते हैं। जहाँ खोंशू अब कहते हैं कि मैं वही 2000 साल पुराना वाला आसमान दोबारा ला सकता हूँ, उस नक्षत्र को तुम लोग दोबारा देख पाओगे, लेकिन उसकी बहुत बड़ी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत ये चुकानी पड़ेगी कि खोंशू ने जो ग्रहण लगाया था सूर्य ग्रहण, उसके बाद जो देवता थे सब ने उन्हें ये धमकी दी थी कि अगर दोबारा आसमान के साथ कुछ भी गड़बड़ी करी खोंशू ने तो उन्हें मूर्ति में बंद कर दिया जाएगा। और वही होता है, खोंशू उस आसमान को वापस लाते हैं, लेकिन खोंशू को कीमत चुकानी पड़ती है और खोंशू को पत्थर की मूर्ति में अब कैद कर दिया जाता है और स्टीवन भी बेहोश हो जाता है। लेकिन पत्थर में कैद होने से पहले स्टीवन को
जो खोंशू होते हैं वो ये कह के जाते हैं कि जब मुझे देवता पत्थर में कैद कर देंगे तो मार्क को कहना कि मुझे बचाने के लिए आए। जहाँ खोंशू अब मूर्ति के अंदर बंद हो चुके हैं और आर्थर आकर खोंशू से कहते हैं कि जो तुम नहीं कर पाए अब वो मैं करूँगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आखिरकार अब खोंशू की देवताओं वाली जो ताकत है उसके बिना किस तरीके से मार्क अब खोंशू को आज़ाद करवाएगा, किस तरीके से आर्थर को रोकेगा, देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो आने वाले एपिसोड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर चैनल की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। फिर एक बार मुलाकात होगी नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।